पहुंचाना चाहती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई भारत नेट, और इसे भारत नेट नाम मोदी के गवर्नमेंट के टाइम दिया गया। पहले इसको बोला जाता था कि इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाएगा, जो केबल हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट की दुनिया के लिए, उसी को कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट करेगी टाइम टू टाइम, और 2011 में इस स्कीम को ऑप्टिकल फाइबर के नाम से लॉन्च किया गया। तो इसका एक मेन पर्पस था कि हमें 2.5 लाख पंचायत में इस इंटरनेट की दुनिया को पहुंचाना है। क्योंकि देखो, शहरों में तो इंटरनेट पहुंच जाता है, लेकिन गांव में कहीं ना कहीं अभी भी इंटरनेट की प्रॉब्लम है। और उसका सबसे बड़ा रीजन, देखो, प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट पर रन करती है, और गांव में प्रॉफिट कम दिखाई देता है। उसका रीजन क्या? बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं है, आईटी सेक्टर नहीं है। तो इस वजह से प्राइवेट कंपनियों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, खासकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि कंजप्शन जो है ना गांव में, वो थोड़ा सा कम है। उसका रीजन, जो कस्टमर हैं वो थोड़े से स्कैटर्ड हैं, दूर दूर हैं। तो एक तो आपको केबल या ऑप्टिकल फाइबर लगाने के लिए कॉस्ट चाहिए, और दूसरा उसको जो कंज्यूम करने वाले हैं वो दूर दूर है, और दूसरी तरफ इनकी कंजप्शन भी कम है एज कंपेयर टू शहर, क्योंकि शहर में तो पूरे दिन चलता रहता है, लाइट भी आती रहती है। इस वजह से गांव में, हमारे देश में डिजिटल दुनिया का थोड़ा सा डेवलपमेंट कम रहा, और किसी प्राइवेट कंपनी ने ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण, इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उस ऑप्टिकल फाइबर में इंटरनेट की स्पीड को भेजने के लिए आपको नेटवर्क के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो भारत के गांव में इंटरनेट की दुनिया को पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने 2011 में एक स्कीम लॉन्च की, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, कि हम लोग गांव के लेवल पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाएंगे। और फिर मोदी गवर्नमेंट ने इस स्कीम को थोड़ा सा चेंज करके और अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए इस स्कीम का नाम रख दिया भारत नेट। और गांव को हम खासकर भारत के नाम से ही जानते हैं। इंडिया मतलब हम कहते हैं कि डेवलप वाला एरिया। और समझने के लिए, जो थोड़ा सा जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, अभी भी बेसिक चीजों की प्रॉब्लम है, उसे हम भारत कहते हैं, इसलिए इसका नाम भारत नेट रखा गया। और फिर सरकार ने एक गोल बनाया कि भाई हम लोग कोशिश करेंगे कि हर पंचायत जो हमारे गांव में है, वहां पे एक सेंटर बनेगा, कॉमन सर्विस सेंटर। और इस सेंटर का काम होगा सबको इंटरनेट की फैसिलिटी देना। किसी को आधार कार्ड बनवाना है, उसके लिए इंटरनेट की फैसिलिटी, किसी को अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए इंटरनेट की फैसिलिटी। आजकल तो गवर्नमेंट का कोई भी आपको पेपर बनवाना है, तो वो सारी चीजें आप डिजिटल दुनिया के थ्रू कर सकते हो। तो गांव में ऐसी चीजें पहुंचे, इसके लिए सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ पे 4-5 कंप्यूटर रखेंगे हुए, आप लोग कभी भी आ सकते हो, और गवर्नमेंट के थ्रू आप लोग यहाँ पे अपना काम या अपना पेपर करवा सकते हो। तो इसके लिए हम लोगों ने भारत नेट की दुनिया को चलाया, और सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले। और इस कॉमन सर्विस सेंटर का एक पर्पस, कैसे हम लोग इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे गांव तक, या इंडिया में जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड जो हमें दिखाई देता है खासकर विलेज और शहर के बीच, शहर वाले इंटरनेट की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में बहुत आगे पहुंच गए, गांव वाले बच्चे बहुत कम पहुंच गए। और इसीलिए सरकार ने इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी रखे हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है? जैसे ई गवर्नेंस,
जो हमारी गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के थ्रू पहुंच जाए। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, या आप ई का मतलब इंटरनेट भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें सरकार ने कोशिश की। ई गवर्नेंस का मतलब क्या, जो भी गवर्नमेंट के काम आप ऑन द स्पॉट या एक तरीके से आमने सामने करवाते हो, उसको डिजिटल दुनिया के थ्रू कंप्लीट करवाना। साथ में ई हेल्थ, विलेज में अगर किसी को मान लीजिए कुछ डिजीज हुई है, तो उसे कंसल्टेंसी के लिए या अपने बारे में पूछने के लिए कि मेरे को दिक्कत क्या है, इसके लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत क्या पड़े। अगर वो ये सारी चीजें बड़े डॉक्टर से इंटरनेट की दुनिया से बात कर सकता है, तो इससे दो फायदा होंगे। पहला, उसकी कॉस्ट कम लगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम हुई, और दूसरा, जो डॉक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी टाइम चाहिए। तो ये सारी चीजें बड़ी आसानी से हो सकती है इंटरनेट की दुनिया के द्वारा, इसलिए ई हेल्थ का कॉन्सेप्ट इससे जोड़ा। और ऐसे ही गांव के बच्चों में एजुकेशन के लिए ई एजुकेशन, शिक्षा की बात की गई कि शिक्षा को भी कनेक्ट किया जाएगा इंटरनेट की दुनिया से। और ऐसे ही सरकार ने बोला, अगर हम लोगों को, किसानों को या गांव में छोटे मोटे जो व्यापारी उनको जोड़ना है, तो ई बैंकिंग को भी करना पड़ेगा। और सरकार ने इसी के लिए एक ट्रिनिटी चलाई, जैम, जनधन। जनधन क्या होता है, एक अकाउंट होता है जो सरकार ने सभी गरीब लोग जिनका अभी तक हमारे देश में अकाउंट खुला नहीं है, उनका अकाउंट खुलवाने के लिए सरकार ने जनधन स्कीम चलाई। और दूसरा, आधार, ये एज अ रेसिडेंट का प्रूफ है हमारे पास कि हम लोग इंडिया के रेसिडेंट है, किसी की सिटीजनशिप को शो नहीं करता। और आधार एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट की दुनिया के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन करा सकते हैं। और एम का मतलब मोबाइल। तो सरकार ने जनधन, आधार, मोबाइल, इस ट्रिनिटी को बनाने के लिए भी जरूरी था कि हम लोग भारत नेट को पहुंचाएं और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के पास भारत नेट पहुंचे। तो इसके लिए सरकार ने इस स्कीम को किया। अब बात आती है कि भाई इस स्कीम का पैसा कहां से आता होगा। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए था, यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ पैसा इस स्कीम के लिए दिया था, और सरकार ने बोला था कि जितनी जल्दी हो सके इस स्कीम को हमें कंप्लीट करना है, जिससे कि गांव के लोगों को जो फैसिलिटी मिलनी, जैसे मनरेगा के लिए अगर उनके अकाउंट में पैसा डालना है, लेकिन कई बार क्या होता है, इंटरनेट स्पीड ना होने की वजह से जब वो आधार के लिए अपना अंगूठा लगाते हैं या और कोई साइन करते हैं, तो वो सारी चीजें इंटरनेट की स्पीड ना होने की वजह से फेल हो जाती हैं, कई बार ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाती। तो इसके लिए जरूरी है जितनी जल्दी हो सके ये ऑप्टिकल फाइबर नेट पहुंचे। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया है, एक फंड बना रखा है, और इस फंड का एक नाम भी दे रखा है, यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन, यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन सर्विस फंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये एक फंड सरकार ने डेवलप करवाया, यूएसओएफ। और सरकार ने क्या किया, जो भी कंपनी टेलीकॉम वाली है, जो इंटरनेट की दुनिया में काम करती है, उसको अपने प्रॉफिट का 5% इस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में रखना पड़ेगा। और इसका मेन पर्पस हमारे देश में जो डिजिटल डिवाइड है उस डिवाइड को दूर करने के लिए। तो सरकार यहाँ से पैसा निकालती है, भारत नेट में लगाती है और लोगों को फायदा पहुंचाती है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी भी सरकार ने बनाई है। बॉडी का काम है इस स्कीम को एक घर घर तक लेके जाना गांव के, और जिसका नाम है BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। भारत ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड का मतलब इंटरनेट, नेटवर्क
लिमिटेड, ये कंपनी को इसका एक काम दिया गया कि आपको इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है और आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करके गांव तक इस चीज को पहुंचाओगे। और ये जो कंपनी है ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। देखो स्पेशल पर्पस व्हीकल, इसका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, न्यूज में काफी ज्यादा रहता है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल वाली कंपनी बनाई। देखो ये नाम से ही पता चल रहा है स्पेशल पर्पस व्हीकल। देखो कई बार क्या होता है, सरकार अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कुछ कंपनियां बनाती है, लेकिन उसकी जो लायबिलिटी है वो सरकार के ऊपर पूरी डिपेंडेंट नहीं होती, उसको अलग करके दिखा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सरकार ने दिल्ली मेट्रो बनाई और दिल्ली मेट्रो का जो प्रोजेक्ट था वो पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे था। मतलब पब्लिक का भी, सरकार का भी रेस्पॉन्सिबल है, साथ में प्राइवेट। इसके लिए सरकार ने डीएमआरसी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। और इस डीएमआरसी का काम है दिल्ली एनसीआर में मेट्रो रेल का डेवलपमेंट करना। लेकिन इन केस ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर इसको अलग से कंपनी नहीं बनाया तो सारा इसका जो लॉस है वो किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। और अगर ये लॉस बड़े लेवल पे हुआ तो गवर्नमेंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आने की दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसलिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाता है कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फेल हो, ना कि सरकार फेल हो। तो इसके लिए सरकार जब भी कोई बड़ी स्कीम लॉन्च करती है तो उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देती है कि इसका काम सिर्फ स्पेशली इस काम को करने के लिए, और अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो गवर्नमेंट ज्यादा रेस्पॉन्सिबल नहीं और इस प्रोजेक्ट को फिर बंद कर दिया जाए। तो इससे फायदा ये हुआ, एक तो उस प्रोजेक्ट के लिए अलग से इंस्टीट्यूशन मिल गया, दूसरा गवर्नमेंट के ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब क्या होता है, जब सरकार का आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाए। जैसे हमारे घर में भी कई बार हो जाता है। तो ये मान लीजिए सरकार का एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है। सरकार की इनकम हुई 1 लाख लेकिन खर्चा हो गया 1.5 लाख। तो इसका मतलब 50,000 रुपए सरकार पर कर्ज है किसी और कंट्री का या किसी और पर्सन का। और जब कर्ज है तो इसका मतलब सरकार पैसा देने की ताकत नहीं रखती और सरकार के पास इंटरेस्ट देने के भी पैसे नहीं है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था भारत नेट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारे देश में चीजें आगे बढ़ रही है, और ये भारत नेट जरूरी क्यों है, अगर हमें डिजिटल इंडिया को गांव तक पहुंचाना है तो उसके लिए सबसे पहले इस भारत नेट को डेवलप करना पड़ेगा। अगर हमें गांव के बच्चों को ई एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन देनी है तो उसके लिए भी भारत नेट जरूरी है। और आज के मॉडर्न युग में जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, नई नई स्टार्टअप अगर हमें खोलने, उसके लिए भी भारत नेट जरूरी है। तो कहीं ना कहीं भारत और इंडिया के गैप को दूर करने के लिए भी भारत नेट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए भारत नेट इंडिया की ग्रोथ का एक सबसे बड़ा पार्ट है। और इंडिया में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखेंगे सरकार डिजिटल गवर्नमेंट पे शिफ्ट होती जा रही है। लेकिन अगर डिजिटल गवर्नमेंट का कोई इक्विपमेंट ही किसी के पास ना हो तो इसका मतलब वो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। शहर वालों को सारी गवर्नमेंट सारी चीजें मिल जाएंगी लेकिन गांव वाले इस चीज में पिछड़ जाएंगे। और साथ में मेक इन इंडिया, अगर हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं उसके लिए भी जरूरी है कि भारत नेट के थ्रू ऐसी, जैसे सरकार ने एग्रीकल्चर में एक प्रोजेक्ट बनाया ई नेम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, और सरकार चाहती है पूरे देश की मंडियां एक साथ जुड़ जाए। लेकिन होगा तब जब गांव के लोगों पे इंटरनेट होगा, जब उन्हें पता होगा कि उनका प्रोडक्ट कौन खरीदना चाहता है, कहां से खरीदना चाह रहा है। और अगर उन्हें नहीं पता होगा तो बहुत सारे जो शहर के लोग हैं या मंडियों के जो ओनर होते हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के राइट का वायलेट करेंगे। तो लोगों में अवेयरनेस के लिए, अपने राइट्स को मांगने के लिए डिजिटल दुनिया आजकल लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए सरकार ने
भारत नेट स्कीम को लॉन्च किया। तो ये हमारी सबसे पहली न्यूज थी कि भारत नेट क्या होता है और कैसे सरकार ने इससे जुड़ी हुई चीजें हुई थी। ये आपसे जो क्वेश्चन है पूछा जाता है आप लोगों के पेपर जो हैं, एक तो गवर्नेंस के पार्ट में आप कह सकते हो उसमें आपका आएगा, और साथ में इकोनॉमी जहां पर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसके पार्ट में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत नेट के बारे में, और मेंस में भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, कैसे हम लोग डिजिटल डिवाइड को इंडिया में दूर कर सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है भारत नेट का सक्सेसफुल होना। तो ये सारी चीजें हमने भारत नेट के बारे में जानी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है। लैंसेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ में काम करती है, और उसने एक अपनी रिपोर्ट निकाली रिसेंटली ड्रग्स से रिलेटेड, और इंडिया के बारे में वो लैंसेट रिपोर्ट निकाली गई और इंडिया के बारे में बताया गया कैसे इंडिया में ड्रग्स और अल्कोहल का जो कंजप्शन है वो एक तरीके से लोगों में बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हमें ड्रग एब्यूज और साथ में यंग में ज्यादातर ये ड्रग्स जो कंज्यूम कर रहे हैं वो यंग लोग इंडिया के कर रहे हैं। तो इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के जो सबसे सामने आ रही है खासकर यूथ में, वो है ड्रग्स का यूज करना, नशे का एक प्रोडक्ट जिसे लोग स्मैक भी करते हैं और कई बार इसका इंजेक्शन के थ्रू भी यूज करते हैं। तो काफी ज्यादा इससे नुकसान होता है। तो पार्लियामेंट में इसको लेके एक रिपोर्ट आई कि हमारे देश में धीरे धीरे बहुत सारे यूथ ड्रग एडिक्ट होते जा रहे हैं, और साथ में अल्कोहल का कंजप्शन भी बढ़ रहा है। तो इस चीज को हमें रोकना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? देखो, यूथ किसी की भी कंट्री का एक एनर्जी होता है, और साथ में हमारा एक प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स है जो फ्यूचर में हमारे देश के जो प्लान है उनको इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन अगर ये यूथ के पास एनर्जी ना बचे और साथ में वो काम ही ना करे तो दिक्कत हो जाएगी, और वो देश ऑटोमेटिक पीछे पहुंच जाएगा और कोई भी हमारे ऊपर या हमारी इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा। तो इसके लिए सरकार ने एक तरीके से बताया, और इसने रिपोर्ट बताई लगभग 37 करोड़ जो यूथ हैं उनकी रिपोर्ट आई है कि वो लोग ड्रग एडिक्ट हैं। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम की बात ये थी, इसमें भी 10 से 17 ईयर्स वाले जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड हैं, अभी अडल्ट एज में बस आए हैं, वो लोग भी ड्रग्स लेते मिले। और साथ में जो 17 से 35 वाले थे वो तो थे ही, लेकिन इससे भी कम के होना, इसका मतलब इनका तो ब्रेन ही डेवलप नहीं हो पाया, और जब इनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया तो ये देश के लिए एक रिसोर्स ना होकर एक डिजास्टर साबित हो सकते हैं, और साथ में ऐसे लोग क्राइम करने में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये इंडिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने देखी, और सरकार ने बोला कि भाई ये सारी चीजें होती क्यों है, इसका कुछ रीजन होगा, क्योंकि बिना रीजन के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसके कुछ रीजन है हमारी सोसाइटी में क्यों यूथ लोग ड्रग एडिक्ट ज्यादा होते जा रहे हैं या एल्कोहल ज्यादा पी रहे हैं। तो उन्होंने पहले वाला रीजन बताया कि भाई पर्सनल प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पर्सनल। जैसे जीवन में सबकी इच्छाएं हो सकती है, इन लोगों के भी ड्रीम है कि हमें ये करना है, ये करना है। तो कई बार लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार कैरियर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आ जाती है। घर में सुनने को मिलता है कि तुम्हें ये दिया गया, ये नहीं हुआ, या कई बार अपने जो आसपास के फैमिली रिलेशन हैं वो भी अच्छे नहीं है, कोई इनसे बात नहीं करता। तो जब इंसान थोड़ा सा अकेला फील करता है तो वो नशे की तरफ भागता है, या लाइफ के चैलेंज को अगर वो रिजॉल्व नहीं कर पाता या सामने से देख नहीं पाता तो उसे लगता है किसी अल्कोहल का या किसी ड्रग्स का सहारा लेके हम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं।
और धीरे 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 एक बार वो करता है, 2 बार वो करता है, धीरे 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 वो उसका एडिक्ट हो जाता है। और एडिक्ट का मतलब अब उसे लत लग गई है, अब उसे वो छोड़ ही नहीं जाएगी क्योंकि उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी। और अगर कोई छोड़ने की बात करेगा तो आपने देखा होगा जो अल्कोहल पीता है या ड्रग्स लेता है, अगर उससे अचानक छुड़वाया जाए तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है और इसके लिए उसे कैंप वगैरह में रखा जाता है। तो पहली प्रॉब्लम लाइफ को लेकर, करियर को लेकर या फैमिली रिलेशन को लेकर कि आजकल जो हमारी सोसाइटी हो गई है उसमें क्या हो गया है, इंडिविजुअल लाइफ ज़्यादा हो गई। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों से बात करने का, दोस्तों के पास भी टाइम नहीं है मूवी देखना है या इंटरनेट की दुनिया पे लगे रहना। इस वजह से इंसान थोड़ा-सा अकेला फील करने लगा है, अलोन रहने लगा है और ये सारी प्रॉब्लम हमारे आज के युग में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो पहला रीज़न इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम की वजह से वो लेता है। दूसरा सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी। हमारे देश में कुछ लोगों के पास रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास रिसोर्स काफ़ी कम है। तो कई बार ये फीलिंग आती है कि भई हमारा तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, हम लोग कैसे अमीर बन जाएँ और हमारा जीवन ऐसे ही तबाह हो जाएगा। तो कई बार हमारी सोसाइटी में इकोनॉमी को लेकर, पैसे को लेकर, साथ में अपने ड्रीम जो है, उनके पूरे ना होने की जो लिमिट होती है, उसके ना होकर तो वो एक सहारा ढूँढते हैं, अरे कौन ड्रीम कहाँ का ड्रीम, इससे बढ़िया कुछ अल्कोहल लो और मस्त मज़े में रहो। तो सोशल इनक्वालिटी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इसकी वजह से इनका जो लाइफ होता है, वो उस एनवायरनमेंट में नहीं होता, जिस एनवायरनमेंट में किसी अमीर बच्चे का मिलता है। उसको मौका मिलता है कि भई अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छी चीज़ें सीखना। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे देश में पहले से ही गरीब हैं और पुअर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो शुरू से ही, बचपन से ही उनका घर के आस-पास का माहौल ऐसा रहा है, अल्कोहल पीना या अल्कोहल बेचना, सेलिंग करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए नॉर्मल चीज़ है। और अगली बात हमारी सोसाइटी का चेंज। सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है, धीरे-धीरे बहुत जल्दी-जल्दी चेंज हो रहा है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और पहले जो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, वो न्यूक्लियर फैमिली में हो गई। साथ में पीयर का प्रेशर, जो हमारे दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं कि भई तुम जवान किस बात के जब सिगरेट का धुआँ नहीं निकाला। तो पीयर प्रेशर भी एक रोल प्ले करता है कि अब ड्रग्स लेना, अल्कोहल पीना, ये लाइफ का पार्ट बना दिया गया है। चाहे हमारी सिनेमा की दुनिया में हो या और भी हम अपने जीवन में जब पार्टी-वार्टी करते हैं या कोई फेस्टिवल मनाते हैं, उसका भी वो पार्ट हो गया है। और इसका रीज़न वेस्टर्न कल्चर का इफ़ेक्ट। वेस्टर्न कल्चर में कोई भी चीज़ बनाने से पहले वो लोग अल्कोहल का या ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर की वजह से हमारे देश में भी ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। या सिंगर देखो, वो ऐसे गाने गाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं और इस वजह से यूथ को अब लगता है कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और इस वजह से वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस दलदल में फँस जाता है। और इसमें जो कुछ इंडिया के स्टेट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जहाँ पे ड्रग्स और अल्कोहल की समस्या सबसे ज़्यादा दिखती है। जिनमें सबसे पहले उड़ता पंजाब, जहाँ पर ड्रग्स की समस्या आती है कहाँ से? पाकिस्तान वाले एरिया से। साथ में महाराष्ट्र, जहाँ पे बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई है, बहुत सारे कॉन्सर्ट होते हैं, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम दिखती है। साथ में दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के आस-पास भी 5 दिन कमाना और उसके बाद 2 दिन पार्टी का जो शौक है, उसने भी कहीं न कहीं इस चीज़ को एक तरीके से प्रमोट किया है। और यूपी, उड़ीसा, साथ में नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, ये स्टेट इंडिया में ऐसे हैं जहाँ के यूथ काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स एडिक्ट हैं, ड्रग्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एक और रीज़न जो इसको इंडिया में बढ़ाता है, इंडिया की जो टेरिटरी है, उसके 2 तरफ
कुछ ऐसे जोन बनते हैं, हम एक सैंडविच में हैं। सैंडविच मतलब दो चीज के बीच में फंसना। हमारे वेस्ट साइड में एक गोल्डन ट्रांजिट है, गोल्डन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब आधा चांद। तो इंडिया के वेस्ट वाली साइड में गोल्डन ट्रांजिट, और इस गोल्डन ट्रांजिट में ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये कंट्रियां ड्रग्स के लिए काफी ज्यादा फेमस रहती है। तो इंडिया में एक तो गोल्डन ट्रांजिट से ये सारी सप्लाई हो जाती है, और दूसरा इंडिया के ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, यहां पर हमें गोल्डन ट्रायंगल दिखता है। और इस गोल्डन ट्रायंगल में थाईलैंड, थाईलैंड, साथ में लाओस, उसके साथ साथ म्यांमार और वियतनाम, वियतनाम। इंडिया इन दोनों के बीच सैंडविच में है। वेस्टर्न से गोल्डन ट्रांजिट, जहां से बहुत सारा ड्रग्स इंडिया में सप्लाई होता है, और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट की साइड से गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें थाईलैंड, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ये कंट्री आती है। यहां से इंडिया में, और ये गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन ट्रांजिट वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस है। इसके लिए, ड्रग्स की सप्लाई के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर ड्रग्स की जो सप्लाई है वो होती है। और इंडिया इन दोनों के जंक्शन के बीच में होने की वजह से इंडिया में इसकी सप्लाई बढ़ जाती है, और इसलिए हमारे यूथ को बड़ी आसानी से ड्रग्स मिल जाता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो वहां पे भी दिखेगा, ये वाला जो पार्ट है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ऐसे ये जोन बनता है। इसी को हम कहते हैं गोल्डन ट्रांजिट। और ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और इधर वियतनाम, ये जो एरिया बनता है, इसी को हम कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। और इधर बीच में इंडिया सैंडविच की तरह रहता है। तो यहाँ की वजह से इंडिया का जो ज्योग्राफी है, वो इस जोन के पास होने की वजह से भी इंडिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है ड्रग्स की। और हमारे यहाँ बड़ी आसानी से इन एरियाओं से सप्लाई हो जाता है। तो जब सप्लाई हो जाता है तो डिमांड बढ़ने की भी जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बड़ी आसानी से यूथ को ये ड्रग्स और अल्कोहल मिल जाते हैं, और बड़ी आसानी से मिल जाते हैं तो इनका कंजप्शन भी वो बड़ी आसानी से होते हैं। और एक और प्रॉब्लम क्या है, यूथ को थोड़ा मनाना आसान होता है, बड़ी जल्दी मान जाता है। थोड़ा सा भावुक होगा तो मान जाएगा, कैरियर से जुड़ा हुआ हो, जॉब से जुड़ा हुआ हो, उसी चीज पे अगर भावुक होगा, और उस टाइम किसी ने, या तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, या दूसरा वो अपनी लाइफ में चैलेंज को एक्सेप्ट ही ना करे और अल्कोहल या ड्रग्स को एक रास्ता बना ले अपनी टेंशन को दूर करने का। तो ये सारी चीजें हमारे देश में रहती हैं, और एक सबसे बड़ा रीजन इन दोनों जंक्शन के बीच में इंडिया है। इस वजह से भी इंडिया में अल्कोहल और ड्रग्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा दिखती है। अब सरकार ने इसके लिए क्या किया है, सरकार ने भी कुछ स्टेप तो उठाए होंगे ना। तो हमारी गवर्नमेंट ने इसको दूर करने के लिए कुछ स्टेप लिए हैं। सबसे पहले हमारी सरकार ने एक प्लान बनाया है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन ड्रग, नेशनल एक्शन प्लान ऑन ड्रग डिमांड रिडक्शन, ड्रग डिमांड रिडक्शन। कैसे हम लोग ड्रग्स की जो डिमांड है उसको कम कर सकते हैं, इसके लिए सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन ड्रग डिमांड रिडक्शन ये स्कीम लॉन्च की है। और सरकार ने इस स्कीम के थ्रू हर डिस्ट्रिक्ट में, देखो कई बार क्या होता है, ये अल्कोहल और ड्रग वाले लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए सेंटर होना भी जरूरी है, जहां पे उन्हें रखा जाए डॉक्टरों के साथ,
और कैसे वो अल्कोहल या ड्रग्स को छोड़ सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो इसके लिए सरकार ने डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर, इस स्कीम के थ्रू ही डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर, ये सेंटर बनाए। और आपको पंजाब और महाराष्ट्र और साथ में मणिपुर में ये डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर काफी ज्यादा दिख जाएंगे। तो एक सेंटर है जहां पर जिसको ड्रग्स छोड़ना है वो आ सकता है और डॉक्टरों के साथ उसका ट्रीटमेंट होगा और कुछ महीने के बाद उसको वहां से छुट्टी मिल जाएगी और वो ड्रग्स के जो ट्रैप में फंसा हुआ था उससे बाहर निकल सकता है। तो इसके लिए फैमिली का सपोर्ट चाहिए और साथ में उस पर्सन की कंसल्ट भी चाहिए, वो पर्सन खुद रेडी है या नहीं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर वो छोड़ना ही नहीं चाहता फिर तो कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन अगर छोड़ना चाहता है तो इसके लिए सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटर बनवाए। साथ में सरकार ने कोशिश किया है कि जो हम लोग पढ़ते हैं एजुकेशन में, ड्रग्स के चैप्टर को इंक्लूड किया जाए और उसमें उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बताए जाए। और इससे क्या होगा, यूथ लोगों में अवेयरनेस आएगी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, या कोई और हम लोग सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या एफएम के थ्रू, इंटरनेट की दुनिया के थ्रू ऐसे सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहां पे यूथ को अवेयर किया जाए कि भैया ड्रग्स के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। आप अपनी खुद की लाइफ तो खत्म करते ही हो, साथ में अपनी फैमिली की, अपनी सोसाइटी की और अपनी कंट्री के भी लिए एक तरीके से लायबिलिटी बन जाते हो। तो ये सारी चीजें ना हो, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती हैं। और साथ में सरकार पीरियोडिक लेवल पर टाइम टू टाइम सर्वे भी करती है कि टाइम टू टाइम हम लोग सर्वे भी करें। और सरकार ने कुछ ऐसी पुलिस फोर्स भी बनाई है जो इन ड्रग्स रैकेट को पकड़ती है और इनका काम होता है एंटी ड्रग रिडक्शन टीम। इनका काम होता है जो भी रैकेट इन सप्लाई कर रहे हैं, चाहे गोल्डन ट्रांजिट से लाए हो या गोल्डन ट्रायंगल से लाए हो, इस ड्रग्स के सप्लाई चेन को रोकना। अगर ये सप्लाई चेन रुक गया, जैसे आप लोगों ने काफी फेमस एक केस सुना होगा, शाहरुख खान का जो बच्चा था उसको पकड़ा गया था मुंबई में। वो एक पार्टी कर रहे थे और बहुत कम एज थी उनकी। तो सरकार ने उस टाइम बड़े एक्शन के साथ उस पर डिसीजन लिया, एक एग्जाम्पल सेट किया कि कोई सेलिब्रिटी का बच्चा हो या किसी का भी हो, अगर वो ऐसा काम करेगा तो उसको पकड़ा जाएगा। तो एंटी ड्रग रिडक्शन जो टीम है वो ये सारे छापे कहीं ना कहीं मारते रहती है। किसी पार्टी में, दिल्ली एनसीआर में कोई पार्टी हो रही है या किसी और जगह कोई पार्टी हो रही है, पब में कोई कर रहा है, तो उस चीज को पकड़ा जा सके। और ये ड्रग एब्यूज को रोकना हमारे ह्यूमन रिसोर्स की सेफ्टी के लिए, साथ में इंडिया को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए और साथ में हमारे देश में क्राइम को रोकने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग अपने यूथ को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के लाएं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस वाली चीज में देखी। अगला जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडिया सरपास्ड ब्राजील शुगर। भारत ने 2021-22 में, देखो वर्ल्ड में शुगर का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है वो कंट्री है ब्राजील, जो कहां पड़ता है, साउथ अमेरिका में। लेकिन 2021 से 22 के बीच सबसे ज्यादा जो शुगर का प्रोडक्शन किया है वो किया है इंडिया ने। तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया है ड्रग प्रोडक्शन में। और ये हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है कि भाई हम लोग फर्स्ट नंबर पे पहुंच गए। तो इंडिया सरपास ब्राजील इन शुगर प्रोडक्शन। तो इंडिया ने शुगर प्रोडक्शन में ब्राजील को सरपास कर दिया है, ये रिपोर्ट सामने आई। और ये जो डाटा था वो कब का था, 2021 टू 22 इस फाइनेंशियल ईयर का था। और इंडिया ने जो प्रोडक्शन किया वो लगभग 3.9 मिलियन टन।
ये इंडिया का प्रोडक्शन था, और ब्राजील ने जो प्रोडक्शन किया वो लगभग 35 मिलियन टन। तो इसका मतलब इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हुआ, और इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री बन गया जिसने सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस किया। और इस गोल को अचीव करने में जिन स्टेट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनमें एक है यूपी, उत्तर प्रदेश, और दूसरा है महाराष्ट्र। इन दोनों देशों ने सबसे ज्यादा, हमारे देश में स्टेटों ने सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसकी वजह से हम लोग ब्राजील के प्रोडक्शन को सरपास कर पाए, और धीरे धीरे हमारे देश में ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो एक बात आती है कि भाई ये हुआ कैसे, कैसे ये पॉसिबल हुआ कि हम सरपास कर पाए? तो उसके लिए सरकार की कुछ स्कीम है और किसानों को दिया गया कुछ सपोर्ट है। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो किसान इस चीज को नहीं करेंगे। जैसे सरकार एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किसके लिए मिलता है? व्हीट और राइस के लिए। ऐसे ही सरकार देती है एफआरपी, जो शुगर इंडस्ट्री के लिए है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, रेटिव प्राइस। ये वाली जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट भी अपने फार्मरों को शुगर प्रोड्यूस करने के लिए, शुगर केन के लिए कुछ इंसेंटिव देती है, जिसे हम कहते हैं स्टेट एडवाइज प्राइस। स्टेट एडवाइज प्राइस, और ये उससे भी आगे होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लीजिए बोला कि भाई इस बार हम लोग गन्ना 2000 रुपए कुंटल खरीदेंगे, तो इसने बोला 1000 हम और देते हैं, तो इसका मतलब टोटल 3000 रुपए की प्राइस पे लेंगे। तो ये फार्मरों को फायदा होता है, और जब सरकार ये एफआरपी, एसएपी ये घोषित करती है तो लोगों को, किसानों को अच्छा लगता है, और वो शुगर इंडस्ट्री में या शुगर केन प्रोडक्शन में अपनी एग्रीकल्चर को करने लग जाते। एक और बड़ा रीजन, सरकार के पास इरिगेशन फैसिलिटी जो इंक्रीज हुई है। अरे इरिगेशन फैसिलिटी होंगी तभी शुगर का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि शुगर एक ऐसी क्रॉप है जिसे काफी ज्यादा वाटर चाहिए, और वाटर के बिना आप लोग अगर गन्ना उगाएंगे तो उसका सुक्रोज जो है या उसके अंदर जो शुगर होता है उसकी क्वांटिटी काफी कम हो जाएगी। तो इसलिए गन्ने को काफी टाइम तक पानी चाहिए। जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा गन्ना मीठा होगा, उतना ज्यादा उससे आप चीनी बना सकते हो या और किसी यूज में आप लोग उसे ले सकते हो। तो इरिगेशन फैसिलिटी का इंप्रूव होना और साथ में लैंड एरिया का भी धीरे धीरे बढ़ना हुआ है। और लैंड एरिया किस लिए बढ़ा? सरकार ने बहुत सारी शुगर मिल को दोबारा से स्टार्ट किया है, जहां पर किसान अपने गन्ने को सेल करते हैं, वो एरिया शुगर मिल होता है, और सरकार ने शुगर मिल को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है। जैसे मथुरा में भी अभी एक शुगर मिल खुली थी, तो हो सकता है कि मथुरा और उसके आसपास के बेल्ट वाले लोग शुगर केन करने लग जाए। तो ऐसे सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को प्रोवाइड किया, इस वजह से कहीं ना कहीं शुगर इंडस्ट्री को जो हम पहले नंबर पर पहुंचे, उसका रीजन ये सारे रीजन। साथ में साउथ इंडिया में भी बहुत सारे लोग इस शुगर इंडस्ट्री को अपना रहे हैं। धीरे धीरे साउथ इंडिया में काफी ज्यादा शुगर हो रहा है, क्योंकि शुगर के बहुत सारे बेनिफिट उन लोगों को होते हैं, और इससे हमें पॉजिटिव कुछ बेनिफिट हुआ होगा। तो इससे बेनिफिट हमें हुआ, पहली बात, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, लोगों के लिए रोजगार का एक साधन बना। क्योंकि शुगर, एक तो लेबर वहां पर काम करेगी खेतों में, एक उसको एम्प्लॉयमेंट मिली। दूसरा, जो शुगर मिल में जब ये गन्ना जाएगा वहां पर भी इसका काम होगा। कुछ लोग इस गन्ने का यूज करके जूस बना सकते हैं, कुछ लोग इस गन्ने का यूज करके गुड़ बना सकते हैं। तो इससे बहुत सारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा अलग अलग फील्ड में, तो कहीं ना कहीं
लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, तो एम्प्लॉयमेंट इसने क्रिएट किया। और साथ में हम लोग इस शुगर को एक्सपोर्ट करके अपने फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास डॉलर जो है, जो अभी लगभग $650 बिलियन हमारे पास रिजर्व है, मतलब इंडिया के पास इतना पैसा रखा हुआ है। इसको बढ़ाने से जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा शुगर का, तो कहीं ना कहीं हमें डॉलर मिलेगा। और इस बार बोला भी गया था कि हमने लगभग 40,000 करोड़ रुपए इससे कमाए, शुगर को एक्सपोर्ट करके। तो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है। और साथ में सरकार ने एक टारगेट बनाया इथेनॉल का। देखो, इथेनॉल एक ऐसा ऑयल है जिसे हम तैयार करते हैं या तो शुगर केन से कर सकते हैं, गन्ने से कर सकते हैं, या फिर मेज, मक्का या और किसी क्रॉप से कर सकते हैं। और इसे हम लोग मिक्स करना चाहते हैं पेट्रोल और डीजल में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम ज्यादातर अपना पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं और उस पेट्रोल डीजल की कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। तो सरकार चाहती है कि हमारे लोग एग्रीकल्चर से इथेनॉल बनाएं और इस इथेनॉल को मिक्स किया जाए पेट्रोल डीजल में। इससे दो फायदा होंगे, एक तो हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और दूसरा किसानों के लिए एक अल्टरनेशन हो जाएगा। सिर्फ खाने के लिए उसके प्रोडक्ट का नहीं, ऑयल की तरह भी यूज किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने 20% तक इथेनॉल मिलाने के लिए टारगेट बनाया हुआ है और ये हमें 2025 तक अचीव करना है। लेकिन अगर हमारे पास शुगर केन होगा तो हम ये इथेनॉल ज्यादा बनाएंगे और इस टारगेट को अपने को अचीव कर पाएंगे। एक तो रीजन है कि हमारा इससे पैसा बच जाएगा और दूसरा, इथेनॉल एक कार्बन न्यूट्रल ऑयल है। ये पॉल्यूशन भी कम करता है क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो बायोइथेनॉल से बन रहे हैं जो नेचुरली हमें मिले हैं। तो इससे हम लोग अपने देश में पॉल्यूशन को भी रोक सकते हैं। एयर पॉल्यूशन जो होता है उसको रोकने में भी हेल्पफुल होगी। तो इस टारगेट को अचीव करने में भी कहीं ना कहीं इसने हेल्प की है। तो सरकार का जो ये स्कीम है कि इथेनॉल को ब्लेंड करना, हमको मिक्स करना है, वो सारी चीजें। लेकिन ये तो हमने अच्छी अच्छी पिक्चर देखी, लेकिन इसके सामने कुछ चैलेंज भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने चैलेंज नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इंडिया के पास अगर हम देखें, लगभग वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन है और हमारे पास वाटर कितना है वर्ल्ड का? 4%। इन सिंपल वर्ड में हम कहें कि हमारे पास अगर 17 लोग हैं तो उनके पास सिर्फ 4 बाल्टी पानी है। तो हमारे पास वाटर पहले से ही कम है। और अगर हम शुगर केन जैसे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे तो हम लोग सिर्फ शुगर नहीं बेच रहे, साथ में अपना वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जब ये वाटर एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारे लोगों के लिए क्लीन वाटर कहाँ से बनेगा? तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और वहां पर लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शुगर केन में इरिगेशन बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए वाटर भी ज्यादा यूज होता है। तो सबसे बड़ी समस्या इसके साथ है कि जहां पर शुगर केन होगा वो बाद में ड्रॉट प्रोन एरिया बन सकता है, वहां पे सूखा आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम हमारी शुगर इंडस्ट्री के साथ है कि वाटर बहुत चाहिए। और एक और इसका नेगेटिव, जो सॉइल है वो थोड़ी एसिड हो जाती है। एसिडिफिकेशन कैसे होता है? जब आप लोग ज्यादा देर तक अपने फार्म लैंड में वाटर रखोगे तो उसकी वजह से इवेपरेशन होगा। इवेपरेशन क्यों होगा? इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पर सन की लाइट डायरेक्टली पड़ती है। तो इवेपरेशन की वजह से जो एसिड है वो हमारी लैंड के ऊपर वाले पार्ट पे, नमक जो है, जमा हो जाएगा। इस वजह से आपकी लैंड इनफर्टाइल में भी चेंज हो सकती है। और साथ में ही इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी, जब हम एक ही क्रॉप पे डिपेंड रहेंगे तो हमारी जो क्रॉप की डाइवर्सिटी है वो भी कम हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे सरकार ने स्टेप भी लिए हैं। सरकार ने इरिगेशन के लिए ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट किया है।
ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई, इसका मेन पर्पस क्या है कि हम लोग फ्लड इरिगेशन ना करके धीरे धीरे इरिगेशन करें, इससे हमारा वाटर कंजप्शन कम होगा। इस चीज को हम लोग रोक पाएंगे। और साथ में क्रॉप के लेवल पर डाइवर्सिटी, कि सिर्फ शुगर केन नहीं और भी क्रॉप हमें करनी चाहिए उस आसपास के एरिया में, जिससे वीट भी कर सकते हैं, राइस भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ज्वार बाजरा ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिटी को भी सरकार ने बढ़ावा देने के लिए, और इसके लिए सरकार ने उनको भी एमएसपी दिया है। साथ में हम लोग वाटर की प्रॉब्लम के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी जो मानसून के टाइम आया उसको कैसे हम लोग होल्ड कर सकते हैं, ये भी सरकार ने किया है। और साथ में वेस्ट वाटर, जो वाटर वेस्ट हो गया है उस वाटर को रिसाइकिल करने के लिए भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ये भी चलाए। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ये भी हमारे लिए अच्छी चीज है। तो ऐसे हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं और साथ में इंडिया को लार्जेस्ट सप्लायर भी बना सकते हैं इसमें शुगर के लेवल पे। तो ये हमारा अगला वो था। और एक और टॉपिक जो हमारा बच्चा है जिसका नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, AMR। इसमें हम सब लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे हम लोग ज्यादा ड्रग या मेडिसिन यूज करते हैं तो कुछ टाइम बाद उस मेडिसिन का असर हमारी बॉडी में होना बंद हो जाता है, और ये बॉडी में जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं या दवा खाते हैं इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। देखो एंटीबायोटिक अच्छी चीज है कब तक, जब तक वो लिमिट में यूज की जाए और साथ में डॉक्टर की कंसल्ट के थ्रू यूज की जाए। लेकिन अगर हम ज्यादा एंटीबायोटिक लेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ज्यादा एंटीबायोटिक खाएंगे वो भी ऐसे ही, थोड़ा सा फीवर आया तो एंटीबायोटिक ले ली, पैरासिटामोल ले ली, हल्का सा भी सिर में दर्द हुआ तो डिस्प्रिन ले लिया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया, वायरस जो हमें डिजीज पहुंचाते हैं इनको एक पावर देती है कि आप लोग इसके प्रति जो हमने मेडिसिन खाया है रेजिस्टेंस डेवलप कर लो, मतलब अब उन पे असर नहीं पड़ेगा और वो अपनी आने वाली पीढ़ी ऐसी बनाएंगी जिससे आप पैरासीटामोल खाओगे तो आपका फीवर उतरेगा ही नहीं, आप डिस्प्रिन खाओगे तो आपका सिर दर्द ही नहीं जाएगा। उसका रीजन हम लोगों ने उस एंटीबायोटिक का ओवर यूज कर लिया है। एंटीबायोटिक का ओवर यूज करना ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण है। तो ओवर यूज हम लोग कर लेते हैं कई बार, इस वजह से हमारी बॉडी में ये वायरस और ये सारे चीज इम्यून हो जाते हैं, थोड़े और ताकतवर हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। और जो नॉर्मल प्रॉब्लम है वो मेडिसिन जो अभी हम नॉर्मल वाली खा रहे थे अब हमें थोड़ी सी हाई लेवल की खानी पड़ेंगी, और कई बार इसकी वजह से डिजीज बढ़ भी सकती है क्योंकि आप जो दवा खा रहे हैं उससे इम्पैक्ट नहीं हो सकता है, तो डिजीज का एक्सपेंशन हो सकता है, साथ में सेवियर इलनेस हो सकती है, और साथ में कई बार डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से होती है। तो नॉर्मली दवा बनाई गई है जिससे हम बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ इनसे लड़ सके, अपनी बॉडी को इम्यून कर सके। लेकिन कई बार इनका ओवर यूज करने की वजह से हम लोग बैक्टीरिया, वायरस को मौका देते हैं कि वो इनके प्रति इम्यून हो जाए। तो जो लोग ज्यादा मेडिसिन खाते हैं उनकी बॉडी काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, उन्हें फीवर भी आएगा तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। और इसको डिसाइड करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, कैसे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप होती है। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल, जैसे एक दो मैंने बताया भी, ओवर यूज, मेडिसिन का ओवर यूज करना, जब जरूरत नहीं है तब भी खा लेना, ओवर यूज ऑफ मेडिसिन। हल्का सा सिर में दर्द हुआ
हो सकता है वो सिर में दर्द गैस की वजह से हो या और किसी रीजन की वजह से, कोई बात आपने सोची उस वजह से हुआ, लेकिन हमने तुरंत एक दवा उठाया, अपने घर में ही मेडिकल वाले से दवा लेके रख रखा है और जब मन करता है तब खा लेते हैं। तो ओवर यूज ऑफ मेडिसिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ये है। साथ में कई बार जो डॉक्टर हमको बताता है उस कोर्स को हम पूरा नहीं करते। जैसे डॉक्टर ने हमारे फीवर आया, 4 दिन के लिए दवा दी, हम लोगों ने 2 दिन दवा खाई, 2 दिन की छोड़ दी क्योंकि फीवर उतर चुका था। लेकिन वो बैक्टीरिया वायरस सारे नहीं मरते, उनमें से कुछ रह जाएंगे। हो सकता है 10% बैक्टीरिया और वायरस मरे ही ना, और आप लोगों ने क्योंकि पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया, तो ये 10% वायरस बैक्टीरिया धीरे 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 आपकी बॉडी में इम्यून होते जाएंगे, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो जो अभी आपने डॉक्टर ने मेडिसिन आपको बताई थी, उस मेडिसिन के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप हो गई, और फिर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ में कई बार हम विदाउट कंसल्ट ऑफ एक्सपर्ट की कंसल्ट के बिना भी कई बार हम लोग दवा खा लेते। जैसे मेडिकल की दुकान पे गए और उसको बोला भैया हमें फीवर हो रहा है, खांसी हो रही है, वो ऐसी ऐसी हो रही है, आप दवा दे दो, उसने दे दिया। अब उसे भी नहीं पता कि भाई इस मेडिसिन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आप लोगों को भी नहीं पता, आपने ले ली, साथ में छोटे बच्चे को भी दे दी, बुजुर्ग आदमी को भी दे दी। हो सकता है वो मेडिसिन सिर्फ अडल्ट के लिए हो, लेकिन सबने ले ली, तो उससे आगे फ्यूचर में हो सकता है उन बच्चों को दिक्कत हो जाए। और साथ में अगला रीजन एयर पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करता है। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। और जिस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर चल रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा हम लोग फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, तो जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं उनमें से बहुत सारी एंटीबायोटिक तो पहले से ही फर्टिलाइजर में है, क्योंकि उन पे हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन लगाते हैं। इस वजह से पहले से ही किसी मेडिसिन के प्रति बैक्टीरिया वायरस के पास रेजिस्टेंस है, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। तो ये वर्ल्ड के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि ऐसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से लड़ा जाए। और ये प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज्यादा है, जो गरीब है, क्योंकि वहां पर एक्सपर्ट लोगों की जो चीजें हैं वो थोड़ा अफोर्डेबल नहीं है, तो लोग ऐसे ही अपना काम चला लेते हैं। और इसी से जुड़ी हुई एक बात आई थी सुपरबर्ग मतलब बैक्टीरिया ने इतनी ज्यादा ताकत अपने पास इकट्ठा कर ली कि आप कोई भी मेडिसिन खाओ, आप पे असर ही नहीं पड़ना। जैसे टीबी की कुछ स्टेज होती है, और टीबी जिसको होती है, अगर वो टाइम पर अपने कोर्स को कंप्लीट ना करे और बीच बीच में छोड़ता रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा टीबी के प्रति जो बैक्टीरिया जिसकी वजह से टीबी हुई थी, वो आपकी बॉडी में इतना ज्यादा इम्यून हो जाएगा कि आप आगे कोर्स करोगे भी तो आपके लिए मेडिसिन का इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, फिर आपको महंगी दवाई खानी पड़ेगी जो ज्यादा एडवांस होती है, ज्यादा एमजी की होती है, उससे आपकी बॉडी में भी दिक्कत होगी। तो सबसे बड़ी बात आती है कि भाई ये प्रॉब्लम हमें दिख गई, ये होता क्या ये दिख गई, तो इसका कुछ सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी सरकार ने और वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारी गवर्नमेंट साथ में आई है। जैसे इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2017 ये इंडिया ने लॉन्च किया, और इसके थ्रू हमने पूरे स्टेप बताए कैसे भाई किसी को भी मेडिसिन लेनी है तो प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू दी जाए, किसी भी बच्चे को मेडिसिन ना दी जाए, ये सारी चीजें। साथ में बच्चों को क्लास में अवेयरनेस करना, कैंपेन चलाना लोगों के लिए कि कैसे वो लोग इस चीज से बच सकते हैं। साथ में सरकार ने कुछ मेडिसिन पे रेड लाइन खिंचवा दिया, और उस रेड लाइन का मतलब है इस मेडिसिन को बिना किसी एक्सपर्ट की कंसल्ट के कोई मेडिकल वाला दे नहीं सकता। तो इस रेड लाइन से फायदा ये होगा कि ये मेडिसिन हो सकता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर दे, इसलिए आप लोग इसको तभी यूज करें जब आपको कोई एक्सपर्ट सलाह दे, एडवाइस दे, कोई डॉक्टर बोले, तभी आपको यूज करना है। और साथ में सरकार ने
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए एक सर्विलेंस नेटवर्क, टाइम टू टाइम इसका सर्विलेंस किया जाता है कि भैया कहाँ पर क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो इस सर्विलेंस नेटवर्क के थ्रू सरकार कोशिश करती है कि हमारे देश में एक डाटा इकट्ठा किया जाए कि भाई किस मेडिसिन के प्रति रेजिस्टेंस ज्यादा है। और एक सदाबहार जो रहता ही है, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भाई आप लोग एंटीबायोटिक का यूज ऐसे ही मत किया करो कैजुअली, वरना आप लोगों को आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और आपने देखा भी होगा जो लोग एंटीबायोटिक पहले बहुत खाए थे अपने जीवन में, उसकी वजह से उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे, जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखे। कुछ छोटी छोटी न्यूज थी जिनमें ज्यादा इतना था नहीं, उसके बारे में बस मैं बता देता हूँ कि वो क्या है। कई बार बस वर्ड के बारे में पूछा जाता है। तो एक न्यूज थी जिसके बारे में काफी ज्यादा चलता था, जूस जैकिंग। जूस जैकिंग में क्या होता है, कई बार आप लोग जो पब्लिक प्लेस पे यूएसबी होते हैं या चार्जर होते हैं, उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। तो कुछ लोग जो साइबर अटैक वाले हैं, उन्होंने अपने ऐसे कुछ जैक पॉइंट लगा रखे हैं पब्लिक प्लेस पे, जिससे वो आप लोगों का डाटा चोरी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपना फोन लगाया किसी यूएसबी में, तो वो आप लोगों की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे ही आपने उन्हें फोन चार्ज किया, या तो उस डाटा केबल के थ्रू या फिर उसमें कोई चिप होगी उसके थ्रू आपका सारा पासवर्ड, चाहे अकाउंट का पासवर्ड हो, गूगल पे का पासवर्ड हो, उसको हाईजैक कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, साइबर अटैक काफी ज्यादा बढ़ गए। हो सकता है उस यूएसबी या चार्जर के थ्रू आप लोगों का सारा डाटा हैक करके आप लोगों को नुकसान पहुंचा जा सकता है, या कि आपकी प्राइवेसी को भी नुकसान पहुंचा जा सकता है। तो ये जूस जैकिंग काफी ज्यादा चल रहा है, इसलिए सरकार ने मना भी किया है, पब्लिक प्लेस पे आप किसी दूसरे का चार्जर यूज ही ना करें, या तो अपना चार्जर यूज करें। और इस बात से बड़े सावधान रहें, हो सकता है कि आपके आसपास ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसी चीजें करता हो। तो ऐसी चीजें ना करें, इसके लिए जरूरी है कि सरकार को या लोगों को इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। तो एक तरीके का साइबर अटैक है, और इस चीज से हमें बचना चाहिए। और दिल्ली एनसीआर और हमारे बड़े बड़े शहरों में काफी ज्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं, और वर्ल्ड लेवल पे भी इंसिडेंट देखने को जा रहे हैं कि साइबर जैकिंग, जूस जैकिंग बहुत सारे लोग करते हैं और लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता। अगला जो न्यूज में था, रेड सी के बारे में था। न्यूज में इसलिए था, यूएसए ने अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया रेड सी के पास, और यूएसए वर्ल्ड की एक सुपर पावर। तो यूएसए ने आर्मी को डिप्लॉय किया रेड सी के पास, तो ये न्यूज में आ गया कि भाई यूएसए ने क्यों डिप्लॉय किया। तो यूएसए को लग रहा था कि यहाँ की सिक्योरिटी जरूरी है, ऑयल बहुत सारे हैं और चाइना का इंटरफेरेंस इस एरिया में बढ़ रहा है, तो इसलिए यूएसए ने ये सारी चीजें कर दी। और रेड सी एक सी है जो लिंक करता है एक तरफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दूसरी तरफ एशिया, इन दोनों के बीच। और यहाँ पर एक स्टेट भी पड़ती है, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब। जब हम लोगों ने एशिया के बारे में पढ़ा था तो उस टाइम इस स्टेट को भी जाना था। स्टेट का मतलब कोई ऐसी चीज जो दो सी को आपस में जोड़ती हो, दो लैंड को आपस में डिवाइड करती हो। और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बाब अल मंदेब में गल्फ ऑफ एडन है, और ये रेड सी कहीं ना कहीं जुड़ता है इंडियन ओशियन से। तो इसका मतलब हमारी सिक्योरिटी भी इससे जुड़ी हुई है। और इंडिया बहुत सारा अपना ऑयल जो इंपोर्ट करता है वो इस रेड सी वाले एरिया से करता है। तो इसलिए हमारे लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो एरिया है वो पीसफुल रहे, क्योंकि ये एरिया अगर पीसफुल नहीं होगा तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट आप देखेंगे, ये वाला पार्ट है रेड सी का। इसके एक तरफ अफ्रीका है, इधर आपको इजिप्ट दिखेगा, फिर सूडान, फिर उसके बाद इजिप्टी,
ये सारे एरिया, दूसरी तरफ सऊदी अरब, यमन और इधर वाला इंडियन ओशन। तो रेड सी की लोकेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है और साथ में पूछा जा सकता है कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट किसको किससे लिंक करता है। तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट कहीं ना कहीं गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से जोड़ता है और ये इंडियन ओशियन से जुड़ता है, इसलिए हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये आज की क्लास थी। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।